नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहले आप वीडियो को देखिए और जज कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि संगम युग में बेतबी का अर्थ निम्न में से क्या था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है, तो आपने कभी सोचा कि 121 नंबर से क्यों स्टार्ट है? क्योंकि मैंने 100 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करा दिया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी पशुओं की चोरी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। सुदूर दक्षिण भारत में कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को तमिल प्रदेश कहा जाता था। इस प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था, जिसमें चेर, चोल और पांड्य प्रमुख थे। दक्षिण भारत के इस प्रदेश में तमिल कवियों द्वारा सभाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। इन गोष्ठियों में विद्वानों के मध्य भिन्न भिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसे ही संगम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको सीखने को मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में पश्चिम भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी भरूच, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। भरूच गुजरात राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। पहली बात तो ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि भरूच है कहाँ, तो ये गुजरात में है। भरूच प्राचीन काल में भरूच कच्छ या भृगु कच्छ के नाम से प्रसिद्ध था। भरू कच्छ एक संस्कृत शब्द है जिसका तात्पर्य ऊंचा तट प्रदेश है। भड़ौच प्राक शौर्य काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके बाद के कई सौ वर्षों तक महत्व बना रहा और आज भी है, यानी इसके बाद के कई सौ सालों तक इसका महत्व बना था और आज भी उसका महत्व उसी तरीके से है। इसके बाद जातक कथाओं में भरूच के समुद्र व्यापारियों की साहसिक यात्राओं का विशब्द वर्णन है, यानी कि जातक कथा जो है उसमें भरूच जो समुद्र यात्री थे, व्यापारी थे, उनका वर्णन किया गया है। दिव्यावदान के अनुसार भरू कच्छ घना बसा हुआ एक संपन्न नगर था, ठीक है। तो इतनी चीजें आप इसके डिटेल से सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? यहाँ पे थी, पिछले क्वेश्चन में पूछ दिया था कि नहीं थी और इसमें पूछा है कि थी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखा कीजिएगा। तो यहाँ पे पशुपति, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पशुपति। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर यानी सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गेड़ा और भैंस तथा दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र है। व्याघ्र का मतलब बाघ है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आध शिव बताया है, ठीक है। अब जॉन मार्शल, यही हैं जॉन मार्शल जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। इनके नेतृत्व में खुदाई हुआ था और खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में। 1 मिनट, खुदाई कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। और इस समय दयाराम साहनी इस खुदाई को करवा रहे थे, ठीक है। यानी कि
मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी भी उसी समय वहाँ पे मौजूद थे। यानी कि जो पुरातात्विक विज्ञान के जो देख रेख का जो काम था वो दयाराम साहनी जी का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है, किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शहर योजन प्रणाली से। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़े सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अब मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन अप कीजिए कि मैं इस वीडियो के अंदर और क्या अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। किस रूप में प्रयोग हुआ था निष्क शब्द को? तो सही आंसर है इसका सिक्का। निष्क का मतलब सिक्का रूपांतरित हो गया बाद में जाकर के। ठीक है, निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसी किसी स्वर्ण भूषण के लिए होता था। बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्मन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही आंसर है बोध गया। इसका सही आंसर क्या है? बोध गया। ठीक है, बोध गया में उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। डिटेल्स देख लीजिए। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर चुके थे वो। इन्हें बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी गृह त्यागने की प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। इसके पश्चात उन्होंने बोध गया यानी बिहार में निरंजना नदी आधुनिक फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष अर्थात पीपल के नीचे समाधि ली। 8वें दिन वैशाख की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति यानी संबोधि के बाद से वे गौतम बुद्ध तथागत और शाक्यमुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो देखिए, मैंने पिछले भी ऑडियो में बताया था कि एक बंदे ने मेरे सोशल साइट पे कमेंट किया था, मैंने कुछ ऐसा पोस्ट किया था, तो वहाँ पे उन्होंने कमेंट किया था कि मैंने ये कमेंट किया था कि मोदी जी ने कहा था कि हमारी भारत की धरती वो धरती है जो हम बुद्ध को दिए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ से बुद्ध बने हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बुद्ध जो थे वो भारत के नहीं थे बल्कि नेपाल के थे। फिर मैंने उनको छोटा सा आंसर दिया कि आपका कहना ठीक है कि बुद्ध जो थे वो नेपाल से थे, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि जो भारत आए थे वो गौतम आए थे, सिद्धार्थ आए थे, लेकिन जो बुद्ध बन के गए वो भारत से बुद्ध बन के गए, वो गौतम को छोड़ चुके थे, वो बुद्ध थे। तो मैंने इस तरह से उनको सेटिस्फाइड किया था और वो खुश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्नलिखित में से उल्लिखित किया गया है। जैनवाद को किससे? तो इसका सही आंसर है कैबल्य से। नेक्स्ट इसका डिटेल्स देख लीजिए। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को कैबल्य की संज्ञा दी गई है। महावीर के विषय में कहा जाता है कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या एवं साधना के पश्चात जिक्रभूमिक ग्राम के समीप, देखिए यहाँ पे देखिए नाम क्या है, नाम थोड़ा सा देखिए, जृम्भिक याद रखिए, जृम्भिक, अब आप नहीं भूल पाइएगा। जृम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, देखिए ये चीज़ें तो सब कोई बता देते हैं, ठीक है, कि रिजुपालिका में हुआ था, यहाँ पे हुआ था, लेकिन वो चीज़ें मैं लेकर के आता हूँ जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जैसे जृम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे कठोर तप के उपरांत उन्हें कैबल्य की प्राप्ति हुई थी। कैबल्य प्राप्ति के पश्चात वे केवलीन, जीन, अरहत तथा निर्ग्रंथ कहलाएं। इतनी चीज़ें इनको कहा जाता था कैबल्य प्राप्ति के बाद। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ में भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल्स देख लीजिए। मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसकी पूर्व वह आर्कोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। तो इतनी चीजें आपको सीखने को मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी धौला। कलिंग जो है उड़ीसा में है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। कलिंग युद्ध प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य में धौला नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। इस स्थान से दीर्घ शिलालेख की भी प्राप्ति हुई है। इस स्थान से दीर्घ शिलालेख की भी प्राप्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक मिनट, ऑप्शन डी, भारतीय एवं यूनानी शैली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद उत्तर पश्चिमी भारत यूनानियों के संपर्क में आने लगा था। भारतीय एवं यूनानी संस्कृतियों के मिलन से ही गांधार कला की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? देखिए फाहियान के बारे में पूछा है, तो फाहियान दोस्तों चीन का निवासी था। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 399 ईस्वी में भारत आया था। 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। उसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना तथा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों को देखना था। फाहियान का जन्म चीन के बू यांग नामक स्थान पे हुआ था। इसका डिटेल्स मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र ने। राजेंद्र राज इनका नाम था। ठीक है, चोल राजा राजराज प्रथम ने सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार कर अनुराधापुर के स्थान पर पोलोन रूप को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए ये जो सिंहल जो है ना, इसी को श्रीलंका बोला जाता था। पहले सिंहल को ही श्रीलंका बोला जाता था। उसका नाम जननाथ मंगलमय रखा था, किंतु संपूर्ण सिंहल यानी कि श्रीलंका पर अधिकार राजेंद्र प्रथम ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? हर्षवर्धन काल के समय में, तो ये नालंदा पे जाइए। ठीक है, इसका सही आंसर है नालंदा। क्या है सही आंसर? नालंदा। नालंदा बौद्ध मठ गुप्त काल के कुमार गुप्त प्रथम 415 से लेकर के इनका कार्यकाल था 454 ने स्थापित करवाया था। वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में भी स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? राष्ट्रकूटों द्वारा पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी एलोरा। ठीक है, अब एलोरा के बारे में मैंने पहले भी बताया, लेकिन फिर से जान लीजिए। शल्योत्कीर्ण यानी पत्थर काट कर बनाया गया। शल्योत्कीर्ण का मतलब होता है पत्थर को काट करके बनाना। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर या कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम यानी उनका कार्यकाल था 754 से लेकर 72 ईस्वी ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में है वर्तमान में। इसका निर्माण जो हुआ था वो उपयुक्त में से किसी ने नहीं किया था, क्योंकि देखिए इसका डिटेल्स देख लीजिए। भुवनेश्वर उड़ीसा में
राज मंदिर का निर्माण केसरी वंश के राजा यताति केसरी ने कराया था। यह पूर्ण विकसित आर्यनगर शैली का सर्वोच्च उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए लिंगराज मंदिर के बारे में पूछा तो आप नरसिंह देव से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उन्होंने भी एक उड़ीसा का ही मंदिर का निर्माण करवाया है, वो स्वर्ण मंदिर था जो आगे चल के मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, कोणार्क मंदिर, स्वर्ण मंदिर, कोणार्क मंदिर स्थित है तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, इसका सही आंसर उड़ीसा। अब देखिए उड़ीसा स्थित कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, जो सामान्यतः काले पैगोड़ा के नाम से विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी के गंग शासक नरसिंह देव प्रथम, ये चीजें मैंने यहाँ पे बताया था, 1 मिनट पीछे स्लाइड कर लीजिए। ठीक है, लिंगराज मंदिर के बारे में जब मैं बता रहा था तो मैंने नरसिंह देव के बारे में बोल दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने किसका, कोणार्क मंदिर, हाँ कोणार्क मंदिर का स्थापना करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। किसने? चालुक्यों ने। अब देख लीजिए चालुक्य राजाओं के काल में, यानी कि 941 से लेके 1240 तक, हाँ ईस्वी तक, गुजरात के अनहिलवाड़ तथा राजस्थान के आबू पर्वत पर अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया। आबू पर्वत पर 2 प्रसिद्ध संगमरमर के मंदिर हैं, जिसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है। इससे पहले आदिनाथ की मूर्ति है तथा दूसरा मंदिर तेजपाल कहा जाता है। इतना चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? स्थान पूछा है तो दोस्तों ये स्थान इनका है लुम्बिनी। क्या है? लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम, डिटेल्स है, सॉरी क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसके धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतनी चीजें आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी काल पॉलिशकृत बर्तन। क्या है? उत्तरी काल पॉलिशकृत बर्तन। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स आप देख लीजिए। कह रहा है कि उत्तरी काल पॉलिशकृत बर्तन भारत के द्वितीय शहरीकरण के प्रतीक माने जाते हैं। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगा और उसके सहयोगी नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के प्रथम शहरीकरण हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा स्थान था। इसके बाद गोरु रंग वाले मृदभांड का संबंध ऋग्वैदिक काल से है। देखिए ये भी डिटेल्स बहुत ही काम का है कि ऋग्वैदिक काल से है, और ताम्रपुंजों की पूर्व वैदिक संस्कृति से संबंध रखता है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेनसांग। हर्षवर्धन के समय काल में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी के समय चीन यात्री हेनसांग ने 629 से लेकर के 643 के बीच भारत का भ्रमण किया। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और क्या कहा जाता है, आधुनिक शाक्य मुनि की उपाधि दी जाती है। ठीक है, इसके बाद हेनसांग ने कन्नौज, बतापी, कांची आदि क्षेत्रों की यात्रा की, यानी पूर्ण भ्रमण किया। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय भारत आया था, जो मैंने पहले भी बताया। ठीक है, 677 ईस्वी में चीनी यात्री इतसिंग भारत आया था। देखिए
हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय में फाहियान आया। और ईत्सिंग भी भारत आया कब, तो 677 ईस्वी के आसपास में, यानी 677 ईस्वी में। तो दोस्तों इस तरह से ये ऑडियो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।